Morning students. Good morning students. Today we will discuss on the next chapter, theory of supply. This chapter is exactly same as we have discussed law of demand, theory of demand. But theory of demand से reverse chapter है. वो चैप्टर कंज्यूमर बेस है, ये चैप्टर सप्लाई बेस है. सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की. सप्लाई के कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट. जैसे कि आपने डिमांड में पढ़ा था वैसे ही सप्लाई के भी इंडिविजुअल और मार्केट फैक्टर होते हैं. तो देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी. ए चेंज इन एनी वन ऑफ दीज फैक्टर विल रिजल्ट इन ए चेंज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई आर. तो कुछ फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है सप्लाई को. जब प्राइस ज़्यादा होता है तो सप्लायर सप्लाई को ज़्यादा करने की कोशिश करता है, और जब प्राइस कम होता है तो सप्लायर उसकी सप्लाई कम करता है. डिमांड में इसका रिवर्स होता था, मैंने आपको पहले भी कहा था. तो डिमांड में इसका रिवर्स है, बट सप्लाई में क्या है, सप्लायर ने सप्लाई करनी है, वो मैक्सिमम प्राइस पे ज़्यादा सप्लाई करने को तैयार रहता है. बट कम प्राइस हो तो वो कम जो है वो सप्लाई करना चाहता है. सेकंड आता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इनपुट, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट मैटर करती है. देखिए, मान लीजिए आपके फैक्टर की कॉस्ट ज़्यादा है. जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, आप मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यदि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं सप्लाई क्या होती है, कम होती है. मीन्स ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुछ महंगे हैं, उनको परचेज करने में आपको पैसा ज़रा देना पड़ता है, तो उस कॉस्ट में आपको सप्लाई कम करनी पड़ती है. यदि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी फैक्टर हैं आप जो लेते हो प्रोडक्शन के फैक्टर, वो आपको सस्ते मिल जाएं, चीपर रेट में मिल जाएं, तो क्या होता है, बेसिकली आप सप्लाई ज़्यादा कर पाते हैं. फिर आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. आपके यहाँ, आपकी फर्म में, एक कंट्री में, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी कैसी है. यदि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है तो बेसिकली सप्लाई ज़्यादा होगी, और यदि टेक्नोलॉजी पुअर है, बैकवर्ड है, तो सप्लाई क्या होगी, आपकी कम होगी. और आता है इसमें हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है. यदि गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह ज़्यादा चार्ज करती है, जीएसटी ज़्यादा चार्ज करती है, इस तरह के टैक्सेस से जो सप्लायर है उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो सप्लाई कम करेगा. तो टैक्सेशन ज़्यादा होने पे सप्लाई कम होगी. और इसके अपोजिट में यदि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मोटिवेट करती है, आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, तो आप सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे. फिर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई. अभी आपने पढ़े हैं इंडिविजुअल, अब आएंगे आपके पास मार्केट सप्लाई. इसमें फर्स्ट आता है नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, कि मार्केट में फर्म्स कितनी हैं. मार्केट में देखो, फर्म कम हो तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होगी, प्रोड्यूसर कम होंगे तो सप्लाई कम होगी ना. और यदि आपकी उस कंट्री में, इकोनॉमी में, उस फर्म में जो है वो ज़्यादा हैं, तो फर्म्स के ज़्यादा होने पे सप्लाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. राइट, सप्लाई ज़्यादा होगी ना. तो उस कंडीशन में ये कह रहा है फर्में कम हैं तो सप्लाई कम होगी, फर्में ज़्यादा हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस. आने वाले टाइम में कितना प्राइस मिलेगा सप्लायर को, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सप्लाई कितनी होगी. जैसे मान लीजिए फ्यूचर में प्राइस के इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो सप्लायर वेट करेगा कि कल को जब प्राइस महंगा हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा, मैं तब सेल करूँगा. तो वो आज की डेट में सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा. फ्यूचर में जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे वो ज़्यादा सप्लाई करेगा. और दूसरी ओर इसका अपोजिट करें तो फ्यूचर में मान लीजिए सप्लायर को लगता है कि प्राइस कम होने वाले हैं, जब उसे लगता है कि प्राइसेस कम होने वाले हैं तो बेसिकली क्या करेगा, वो आज की डेट में सप्लाई क्या करेगा, वो आज की डेट में सप्लाई क्या करेगा, कम कर देगा. रीज़न ये कि उसके प्राइसेस क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं. तो ये 2 पॉइंट इसकी मार्केट सप्लाई में आप ऐड कर सकते हो. इसके बाद आता है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. आपका ये लॉ ऑफ सप्लाई जो है, जो आप कहते हो कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट है, कि प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करेगा, और प्राइस कम होगा तो सप्लायर कम सप्लाई करेगा. ये
लॉ क्या हमेशा अप्लाई होता है? तो यहाँ लिखा है एक्सेप्शन कि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सप्लाई लॉ अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट दिया है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अभी आप पॉइंट पढ़ रहे थे ना, वही पॉइंट दोबारा आ गया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, आने वाले टाइम में यदि कुछ प्राइजेस के क्या होने की उम्मीद है, ज़्यादा होने की उम्मीद है, ठीक है ना। मान लीजिए कल को प्राइस ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, तो सप्लायर आज सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा, चाहे आज उसका प्राइस कुछ भी हो। तो बेसिकली वहाँ सप्लाई का लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन सप्लायर को क्या करेंगी, डीमोटिवेट करेंगी, वो सप्लाई नहीं करेगा, प्राइस चाहे कुछ भी होगा। दूसरी ओर एग्रीकल्चर गुड्स, जो हमारी पेरिशेबल गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब जल्दी ख़राब होती हैं, उससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर को ये लगता है, फार्मर को ये लगता है कि जल्दी सेल कर दी जाए वरना कल को ख़राब हो जाएंगी। तो बेसिकली वो क्या करता है, उसके प्राइस चाहे कम हो चाहे उसके प्राइस ज़्यादा हो, वो किसान, वो फार्मर, प्रोड्यूसर, वो क्या करता है, उस चीज़ को जल्दी सेल कर देता है, उसके प्राइस चाहे कुछ भी हो। यानी कि सप्लाई का लॉ वहाँ अप्लाई नहीं होता है। पेरिशेबल गुड्स, सेम पॉइंट ऑफ व्यू, मिल्क है, फ्रूट है, इन आइटम्स पे भी हमारा सप्लाई का लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गुड्स जल्दी ख़राब हो जाएंगी। उस डर से कि ख़राब ना हो जाएं, हम उसको जल्दी से सेल कर देते हैं। कहीं ये ख़राब हो जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो बेसिकली प्राइस चाहे ज़्यादा हो या कम हो, पेरिशेबल गुड्स को जल्दी से सेल कर दिया जाता है। फिर आता है रेयर आर्टिकल। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, कुछ गुड्स ऐसी बनी हैं जो कभी कभी ही बनती हैं, तो उनका प्राइस कुछ भी हो, उन पे सप्लाई लॉ अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ लिखा है, का एग्जांपल चेक कर सकते हैं आप। मोनालिसा की एक पेंटिंग आती है, तो मोनालिसा की पेंटिंग देखो एक दो ही मिलेंगी आपको, तो अल्टीमेटली उस केस में उसकी प्राइस जो भी हो, सप्लायर उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकता, और प्राइजेज कुछ भी हों, लोग उसको परचेज जरूर करेंगे, तो सप्लाई नहीं बढ़ सकती ना उसकी, प्राइस कुछ भी हो जाए। तो ऐसी आइटम्स, रेयर आर्टिकल, जिनके प्राइजेस जो है ज़्यादा हो या कम हो, लोगों ने परचेज़ करनी ही करनी है, उन पे भी सप्लाई का लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे आपके लॉ ऑफ सप्लाई के। फिर आता है चेंज इन सप्लाई। जैसे आपने डिमांड में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है चेंज इन सप्लाई। वहाँ था चेंज इन डिमांड, याद होगा, वहाँ पे पढ़ते थे आप, प्राइस के कारण भी कुछ अफेक्ट पड़ते हैं, अदर फैक्टर के कारण भी होते हैं। यहाँ भी सेम है, जब प्राइस के कारण अफेक्ट पड़ता है सप्लाई पे, उसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई और कंट्रक्शन इन सप्लाई। और जब उस पे अफेक्ट अदर फैक्टर का पड़ता है सप्लाई पे, उसे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। याद कीजिए, डिमांड में सेम टॉपिक पढ़ा आपने, आप पहले डिमांड एक बार जरूर देखिएगा, फिर आपको ये टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई क्या है? एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर टू ए राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। और कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इन सप्लाई रेफर टू ए फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। देखो दोनों जगह प्राइस को ही आगे लाया है, ये प्राइस के कारण ही ऐसा होता है। प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस बढ़ जाए सप्लाई बढ़ जाती है। इन्हीं को ही बोला जाता है एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, जैसा आपने डिमांड में पढ़ा था। और जब अफेक्ट अदर फैक्टर के कारण आएगा, आगे बढ़ते हैं, जब अफेक्ट अदर फैक्टर के कारण आएगा तो क्या बोलेंगे उसको? इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। देखिए आगे ही टॉपिक है आपके पास, शिफ्ट इन सप्लाई का भी कहते हैं इसको। कहता है व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई दोनों ही क्यों होते हैं? अदर फैक्टर के कारण होते हैं। अदर फैक्टर कौन से हैं? अभी आप पढ़ के आए हो, नंबर ऑफ फर्म, टेक्नोलॉजी, ये पढ़े ना पॉइंट आपने अभी, जो फैक्टर डिटरमिनेंट पढ़े हैं आपने, फैक्टर डिटरमिनेंट को ही बोलते हैं ना फैक्टर अफेक्टिंग। तो उन फैक्टर के कारण जब इफेक्ट पड़ता है सप्लाई के ऊपर, उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। नीचे आपको वेरियस रीज़न लिखे हैं उस शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के, ये वही रीज़न है जिसे आप फैक्टर अफेक्टिंग या डिटरमिनेंट कहते हो। कौन से? फर्स्ट दिया है चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अदर गुड्स का प्राइस चेंज हो जाए तो। सेकेंड है चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर है चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी।
फिर है चेंज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, उसके बाद चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द चेंज इन प्राइस। यही पॉइंट आपने फैक्टिंग में पढ़े थे। इन फैक्टर के कारण जब सप्लाई में चेंज आता है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, राइट। इसके बाद आप बुक में चेक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये टॉपिक भी सेम चलेगा जैसे आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, बट ये डिमांड से इजी है। इजी क्यों है? वहाँ आप एक माइनस का साइन लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में एक रिवर्स रिलेशनशिप होता था कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, याद होगा आपको, वह माइनस लगाते थे। इस लेसन में, सप्लाई के लेसन में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में वो माइनस साइन नहीं होता है। सेम फार्मूला लगेगा बेटा जी, सेम फार्मूला जो वहाँ लगाया था आपने, सेम फार्मूला है Q1 माइनस Q बाई Q डिवाइडेड बाई P1 माइनस P बाई P। जो फार्मूला वहाँ किया था आपने वही करना है, बट नोट कीजिएगा वहाँ आपने माइनस साइन को यूज़ किया था, यहाँ माइनस साइन यूज़ नहीं होगा। इसे इसने बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उस डिमांड में आपको दोनों लेसन अलग अलग दिए हुए थे, डिमांड को अलग समझाया गया था, सप्लाई को अलग समझाया, डिमांड की इलास्टिसिटी को अलग समझाया गया था। इस सप्लाई के लेसन में दोनों ही पॉइंट इकट्ठे हैं। इकट्ठे इसलिए हैं क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कोई नया टॉपिक बन नहीं सकता, उस पर नया चैप्टर बना नहीं सकता, क्योंकि सिंगल सा पॉइंट दिया उसके अंदर, बुक के अंदर आपको, कि क्या होता है कि आपकी प्राइस और क्वांटिटी में सेम रिलेशन रहता है और माइनस साइन नहीं आता है, अदरवाइज सारा वो सेम डिमांड से ही फॉलो हो जाता है। तो प्लीज़ एक बार लेसन चेक करेंगे आप, और जो डाउट होंगे आप मुझे कॉल करेंगे। ठीक है बेटा जी, ये लेसन आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।